ऐसा एम्पायर जिसका डंका आज के श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड तक बजता था, पर आज अपने ही देश में हम कहीं ना कहीं उसे भूल चुके हैं। कौन सा था वो एम्पायर, देखेंगे आज। जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत में राजा विक्रमादित्य के गुप्त वंश और राजा हर्ष के पुष्यभूति वंश के बाद जो एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरा और जिसकी ताकत और सीमाएं सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैली, वो था दक्षिण भारत का चोल वंश। चोल डायनेस्टी के बारे में हमें अपनी स्कूल की किताबों में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ में पढ़ाया गया, जबकि ये चोल डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो दुनिया की, जी हाँ इंडिया नहीं, दुनिया की कुछ ऐसी चुनिंदा डायनेस्टीज में से एक है जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रूल किया। वैसे तो चोल डायनेस्टी मिड 9th सेंचुरी से मिड 13th सेंचुरी तक फली फूली, पर सम्राट अशोक के 3rd सेंचुरी BC के इंस्क्रिप्शन में, यानी अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 में हमें चोल वंश का जिक्र मिलता है, जो इस तरफ इशारा करता है कि चोल वंश का इतिहास 1000 साल तक लंबा था। पर जिस तरह तारों के झुंड में सबसे ज़्यादा चमकता है चांद, उस तरह चोल वंश का सुनहरा पन्ना लिखा राजराज चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने। अब इस वंश का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं और फिर जानते हैं कि कैसे ये वंश भारत के बाहर आज के मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मालदीव्स तक पहुंचा। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय चोल ने साल 850 AD में। 3rd सेंचुरी BC से 9th सेंचुरी तक हमें चोल वंश के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर पता चलता है कि इस बीच साउथ इंडिया में पल्लव और पांड्या डायनेस्टी के बीच में कंटिन्यूसली पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए जंग चलती रही। अब 9th सेंचुरी की शुरुआत में हमें जिक्र मिलता है चोला डायनेस्टी में विजयालय चोल का। इन्होंने पल्लव और पांड्या दोनों ही डायनेस्टी को हराकर साल 850 AD में तंजौर यानी आज के तंजावुर में अपनी किंगडम की, अपनी चोल डायनेस्टी की स्थापना की, उसे स्टैब्लिश किया। इसके बाद आदित्यवन, परांतकवन, गंडरादित्य, अरिंजय चोला, सुंदर चोला और फिर उत्तम चोला ने गद्दी संभाली। वैसे तो हर बड़े राजवंश में पावर को लेकर, सत्ता को लेकर स्ट्रगल एक कॉमन बात है, पर राजराज चोल के राजा बनने के बारे में जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसको जानते हैं इनके फैमिली ट्री के थ्रू। तो विजयालय चोल के बेटे थे आदित्यवन, आदित्य के बेटे थे परांतक चोलवन, जिन्हें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण III ने हराया था। उनके बेटे थे गंडरादित्य चोल। अब गंडरादित्य चोल के बेटे थे उत्तम चोल, जो राजराज चोल के चाचा लगते थे। अब माना जाता है कि गंडरादित्य चोल की मृत्यु के वक्त उनके बेटे उत्तम चोल की उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए गद्दी संभाली गंडरादित्य के छोटे भाई अरिंजय चोल ने। अरिंजय चोल काफ़ी कम वक्त के लिए राजा बने और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे सुंदर चोल, जिन्हें परांतक II भी कहते हैं, उन्होंने सत्ता संभाली। अब इसी बीच उत्तम चोला बड़े हो चुके थे, पर इससे पहले कि वो अपना अधिकार सिद्ध कर पाते, सुंदर चोला के दोनों बेटे भी बड़े हो चुके थे। सुंदर चोला के बड़े बेटे थे आदित्य करिकलन और छोटे बेटे थे राजराज चोल। अब सुंदर चोल ने अपना वारिस घोषित कर दिया आदित्य करिकलन को, पर इससे पहले कि वो राजा बनते, रहस्यमयी हालात में उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल उठा कि राजा कौन बने। कहते हैं कि जो जनता थी वो चाहती थी कि राजराज चोल ही राजा बने, पर यह माना जाता है कि राजराज ने गद्दी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनके चाचा उत्तम चोला राजा बनना चाहते थे और इसीलिए राजा बने उत्तम चोल। साल 985 AD में उत्तम चोल की मृत्यु हो गई और फिर राजा बने राजराज चोल। राजराज, जिन्हें अब तक अरुलमोली वर्मन या अरुलमोजी वर्मन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने खुद को नाम दिया राजराज, यानी राजाओं के राजा। राजराज चोल पहले ऐसे चोल राजा बने जिन्होंने पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाया, स्ट्रॉन्ग नेवी एंड आर्मी बनाई और सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ को जोड़ के रखने के लिए भक्ति को बढ़ावा दिया और मंदिरों का निर्माण करवाया। साल 993 AD में राजराज ने श्रीलंका पर चढ़ाई की और उसके नॉर्दर्न पार्ट को अपने किंगडम में मिला लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड एंड बिजनेस है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। राजराज ने पांड्यन राजा को हराकर मदुरई जीता, गंगा किंगडम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को अपने किंगडम में मिलाया और अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के चलते मालदीव्स तक को जीता। पर वो एक काम जिसके लिए हम राजराज चोल को कभी नहीं भूल सकते, वो इन जंग और लड़ाइयों से अलग एक काम था। वो था उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो 1003 AD में बनना शुरू हुआ और 1010 AD में बनकर तैयार हुआ।
यानी 1010 में कंप्लीट हुए इस मंदिर को बने आज 2020 में 1010 साल हो चुके हैं। अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए इसे याद करना है तो आप इसे इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये मंदिर ना सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बल्कि यूनेस्को ने जिन 3 मंदिरों को द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की उपाधि दी है, ये उनमें से एक है। इसमें दूसरा मंदिर है गंगाईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर, जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे, और तीसरा मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर जो तंजौर में ही है, और ये तीनों मंदिर तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। अपने समय में बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब था। द्रविड़ियन स्टाइल में बने इस मंदिर के साथ ही राज के काल में अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर फॉर्म, म्यूज़िक, डांस फॉर्म की ग्रोथ हुई। इस मंदिर में आज भी आपको अलग अलग तरह के मंडप और दीवारों में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात जो इस मंदिर की है वो मुझे ये लगती है कि यहाँ पे आपको आज भी 29 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। वैसे अगर आप यहाँ जाना चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है त्रिची जंक्शन और नियरेस्ट एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये दोनों ही तंजावुर से कुछ 60 किलोमीटर्स की दूरी पे हैं। 29 सालों तक यानी 985 AD से 1014 AD तक रूल करने के बाद राजा चोल की मृत्यु हुई। अब गद्दी पर बैठे उनके बेटे राजेंद्र चोल, जिन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को और चोला डायनेस्टी को और ज़्यादा फैलाया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। साल 1017 AD के आसपास राजेंद्र चोला ने अपने श्रीलंकन कॉन्क्वेस्ट को पूरा किया और श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया। अगले लगभग 50 सालों तक यानी 1070 AD तक श्रीलंका पे चोल डायनेस्टी का ही राज रहा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 70 सालों तक श्रीलंका पे चोल डायनेस्टी का ही राज रहा। साल 1022 AD में राजेंद्र चोल ने गंगा नदी को पार करके बंगाल जीता और अपनी इस जीत की खुशी में गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम की अपनी नई राजधानी बनाई। उन्होंने खुद को एक नया नाम दिया गंगाईकोंडा चोल, यानी वो चोल जिसने गंगा नदी को जीत लिया हो। यहीं पर उन्होंने द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के दूसरे मंदिर को बनवाया, जो है गंगाईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर, जो 1035 AD में बनकर तैयार हुआ और जो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर से कुछ 70 किलोमीटर दूर है। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स का तीसरा टेम्पल श्री ऐरावतेश्वर टेम्पल, जिसे राजराज चोल II ने बनवाया था, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। राजेंद्र चोल की बंगाल से भी बड़ी अचीवमेंट थी उनकी श्रीविजय एम्पायर के अगेंस्ट समुद्री कार्रवाई। श्रीविजय एम्पायर आज के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में बेस्ड एम्पायर था, जहाँ रूल चलता था शैलेंद्र डायनेस्टी का। 1025 AD के आसपास इन्होंने जहाज़ों से जंगी हाथियों को भेजा और जीत हासिल की, और इसके बाद चोल डायनेस्टी गुप्त वंश के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी के तौर पे देखी जाने लगी। श्री विजय एक्सपेडिशन से राजेंद्र चोल ने केदा, जो एक मलेशियन स्टेट है, मलय पेनिनसुला और सुमात्रा की कई जगहों पे जीत हासिल की। मलय पेनिनसुला यानी सदर्न थाईलैंड, वेस्ट मलेशिया, सिंगापुर और म्यांमार का कुछ हिस्सा। समुद्र के इन हिस्सों में चोल डायनेस्टी की नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि कुछ वक्त के लिए बे ऑफ बंगाल को चोल लेक कहा जाने लगा। श्री विजय की जीत के बाद चोल डायनेस्टी ने अपनी एम्बेसीज चाइना तक भेजी और इंडिया और चाइना की जो ट्रेड रिलेशनशिप थे वो और ज़्यादा एक्सपैंड करने लगे। उस वक्त बिजनेस और ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा और इंडिया के बड़े बड़े ट्रेड गिल्ड्स के रिलेशनशिप उस समय जावा और सुमात्रा तक थे। 30 सालों तक रूल करने के बाद यानी 1014 से 1044 AD तक रूल करने के बाद राजेंद्र चोला की मृत्यु हो गई। 13वीं सेंचुरी की शुरुआत से चोल डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। साउथ इंडिया में होयसाला और पांड्या डायनेस्टी चोल डायनेस्टी की जगह लेने लगी और 13वीं सेंचुरी का अंत आते आते चोल डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके आखिरी राजा थे राजेंद्र चोल III, जिन्होंने 1246 से 1279 AD तक रूल किया। चोल डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर इतना साफ पता लगता है कि चोल डायनेस्टी के साथ ही साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची। चोल डायनेस्टी के वक्त में आर्किटेक्चर, आर्ट, नेवी, आर्मी सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, पर अपने इतिहास के इस पन्ने को आज हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं।
इसी तरह हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही ये भी बताइए कि आपको हमारे इतिहास के किस राजा किस राजवंश के बारे में जानने में इंटरेस्ट है जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद।